Good morning, everyone. Once again, yes, I am on 3 platforms today. And this is a day where I take pride and proud at the same time. Pride because I'm talking about something about 377 today. That's a pride that which they talk about. ये एक पीछे कुछ कलर्स दिए गए हैं आपके सामने. कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, सबको दिख रहे होंगे. इसे रेनबो अम्ब्रेला भी कहा जाता है. ठीक है, which is believed that we are always we see things in black and white. हमें एक नजरिया दिया जाता है कि हम हमेशा सफेद और काला. हम तो लॉयर्स लोग हैं. मैं तो लॉ स्टूडेंट्स को भी एड्रेस कर रहा हूं मेजरली. हमें तो व्हाइट और ब्लैक से अलग ही लगाव होता है. हमारी तो ड्रेस भी व्हाइट एंड ब्लैक है. कभी किसी ने यह भी नहीं सोचा कि ग्रे भी तो हो सकती थी, कोई अलग कलर्स ऑफ व्हाइट भी तो हो सकते थे. तो क्या हमेशा कलर के एक ही दायरे हैं? तो यहां पर ये एक जो आज का सेशन है, ये एक सवाल है. और बहुत सारे सवाल हमारे इस सेंसिटिव एरिया से हमारे से निकल के आते हैं. आज मैंने बोला था मैं प्राइड पे भी हूं और प्राउड में भी हूं. 2 चीजें मैंने बोली. मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं प्राउड इसलिए हूं क्योंकि आज पहली बारी कैरेट लॉज एकेडमी एक साथ 3 प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा. एक मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं. एक मेरे पास जूम में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं. और एक मेरे पास जूम के भी स्टूडेंट्स को ले आते हैं. और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मेरे को मिल रहे हैं यहां पर, जो है एक सेकेंड, आई गॉट एक सेकेंड, सेटिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. वेट. Yes, I hope I'm online on the YouTube. I have to just confirm once. Am I visible and audible on the YouTube to everyone? Just wanted to know yes or no, because I need a confirmation there. Yeah. गुड मॉर्निंग. सो दिख रहे हैं? यस और नो अभी नहीं दिखा है मुझे. यूट्यूब पे, जूम पे तो मैं विजिबल हूं. यश, थैंक यू. यूट्यूब पे आई वांट टू जस्ट कंफर्म. डन. थैंक यू. आई गॉट यस फ्रॉम फ्यू पीपल. सो नाउ आई एम एबल टू सी द चैट्स ऑफ जूम एज वेल एज यूट्यूब. सो यस, बट यस, आज का ये टॉपिक क्या है? सेक्शन 377 दैट आई एम कमिंग अक्रॉस इज, आई विल बी आंसरिंग फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक, इस सेक्शन 377 हैविंग अ विक्टोरियन लॉ, मतलब जो अंग्रेजों ने हमें दिया, या इट एक्चुअली हैड व्हाट वी कंसिडर्ड राइट? आज मैं उसका भी एक आंसर करूंगा. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हिस्ट्री, दैट हाउ दिस 377 और प्राइड मूवमेंट gained momentum in this country. I will also talk about the law commission reports. Have there been any law commission reports which have supported section 377 or which were against 377? I will also be introducing you towards the community itself. What is the scope of LGBTQIA? इसका पूरा दायरा क्या है, प्लस का क्या मीनिंग है, मैं सारी चीजें बात करूंगा. We will also talk about the 3 important judgments, that how the transformation took place, how judiciary changed its own view within 5 years. Ki at 2013 they are saying that we don't want 2013 में कहते हैं कि मुझे इस 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या रेड डाउन नहीं करना. और सडनली 2018 में एक चेंज, एक शिफ्ट आ जाता है 5 साल के अंदर. तो वो बेसिस कहां था, क्या था? वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ. तो लेट्स स्टार्ट टुडे. चलें आज की इस जर्नी पर. होपफुली आप सबको समझ आएगा. मेरी रिक्वेस्ट, मैं आप सबको ऑनलाइन मीडियम में, चाहे मैं यूट्यूब पे जाऊं, चाहे मैं इस टाइम जूम पे जाऊं, चाहे मैं यहाँ ऑफलाइन को देखूं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स, यस नो, सारी चीजें मैं देख सकता हूं. तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, बी एक्टिव ऑन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लुक एट देम. लास्ट में, मुझे पता है कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे को बहुत सारे सवाल पूछने का मन करता है.
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने सवालों को लास्ट तक मेरे साथ होल्ड करिएगा। अगर टाइम बचेगा मेरे पास तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बट हाँ, वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू टुडे, विद दिस सेशन ऑफ 1 आवर विद मी, आपको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 377 विल बी 100% क्लियर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सबसे पहले आते हैं LGBTQIA+, इसका मीनिंग जानना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टाइम हमें इन सबके मीनिंग्स नहीं पता होते हैं कि ये है क्या। हमें बचपन से, या हम एक बात बोलें कि हमारी अपब्रिंगिंग में या हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट्स में एक नॉर्म दिया गया है, राइट और रॉन्ग का नॉर्म। आई स्टिल रिमेंबर माई LLM डेज, मैं अपने LLM डेज को याद करता हूं, और जब मैं जुडिशरी के लिए पढ़ाता भी हूं तो मैं स्टूडेंट्स को जब मेंस आंसर राइटिंग सिखाता हूं तो मैं एक लाइन बोलता भी हूं कि ना, जजमेंट्स में कुछ सही गलत नहीं होता। हमारे पास एक जगह पर AK गोपालन था, एक जगह पर मेनका गांधी था, दोनों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, तो कौन गलत कौन सही? एक टाइम पे जब हम AK गोपालन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो लगता है सब सही था, उसी तक थोड़े टाइम के बाद मेनका गांधी को पढ़ते हैं तो लगता है यार ये जजमेंट AK गोपालन गलत था। पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस इज देयर आर नो राइट्स एंड रॉन्ग इन लॉ इफ दे हैव अ रैशनल। अगर मेरे पास कुछ कहने का रैशनल है तो सब चीजें सही और गलत नहीं होंगी। सही तब है जब उसका बेसिस स्ट्रांग हो, और यहीं पर ये जो सही गलत का जो दायरे हैं, कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स के साथ, वक्त के साथ बदले हैं। चलो अब एक बात करते हैं पहले इस कम्युनिटी की, इसको समझते हैं क्या है। लेस्बियन वेयर अ फीमेल लाइक्स अ फीमेल, गे इज वेयर अ मेल लाइक्स अ मेल, बाइसेक्सुअल इज वेयर अ मैन और अ वुमन लाइक्स ईदर मैन और वुमन, दैट इज बाइसेक्सुअल। नाउ ट्रांसजेंडर T, जब LGBT आ रहा है, T में ट्रांसजेंडर भी है और T में ट्रांससेक्सुअल भी है। याद रखिएगा, यहां पे ट्रांसजेंडर भी है और ट्रांससेक्सुअल भी है, ट्रांससेक्सुअल भी है। इन दोनों के मीनिंग को थोड़ा सा जानना जरूरी है। ट्रांसजेंडर वो एक इंसान होता है जिसका जो बर्थ से किसी का कोई सेक्स है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मेल है बाय बर्थ, भगवान ने या गॉड ने या जैसे भी उसको जो नेचर ने बनाया वो एक मेल बनाया था, बट वंस ही रियलाइज कि वो मेल नहीं है, उसका जो मेंटल सेक्स है वो मेल नहीं है, वो फीमेल, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज ट्रांसजेंडर। बट व्हाट इज ट्रांससेक्सुअल? ट्रांससेक्सुअल वो इंसान होता है जो एक ऑपरेशन के थ्रू अपना सेक्स चेंज कर लेता है। सो अगर वही ट्रांसजेंडर पर्सन जो एक नेचुरल जो उसका सेक्स था, वो उससे जो जिस नेचुरल सेक्स से बॉर्न हो रहा है वो उससे रिलेट नहीं कर पाता, वो ऑपरेट कराता है, देन ही बिकम्स अ ट्रांससेक्सुअल, वो बन जाएगा ट्रांससेक्सुअल। अब आते हैं जरा क्वीर कम्युनिटी पर। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस से रिलेट ना कर पाए या इस कैटेगरी में ना फॉल कर पाए। सो देयर माइट बी मेनी पीपल हु मे नॉट कम इन दीज कैटेगरीज, मे बी सम पीपल। सी, हर जगह पर जब हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम चीजें हर बार एक कैटेगराइज में फॉलो करें। मैं यहां पे क्वीर कम्युनिटी के लिए एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को लिंक करने का मेरा मन कर रहा है, जो आप लोगों को समझा रहा हूं। एक दिन जब मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस अपनी PhD में कोर्स वर्क कर रहा था तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी पढ़ाई गई, इसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। कंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या होता है, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या होता है, समझाते हैं। आज तक जब भी आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते थे, हर ज्यूरिस्ट ये बताता है कि लॉ क्या है। रिलीजियस वाला बताएगा कि रिलीजन से लॉ आ रहा है, हिस्टोरिकल स्कूल बताएगा हिस्ट्री से लॉ आ रहा है, ठीक है। हर बंदा एनालिटिकल स्कूल हमें बता रहा है कि भाई जो सोवरेन अथॉरिटी कह रही थी वो लॉ है। यही हो रहा है ना। वो ये कहते हैं कि आर यू श्योर कि लॉ एक बॉक्स के अंदर ही फिट है? क्या लॉ इससे बाहर नहीं हो सकता? जो हम पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, क्या वो लॉ नहीं है? हमें मालूम नहीं है। अगर आज मैं यहां पे बैठा हूं, मैं जापान घूमने नहीं गया, क्या जापान एग्जिस्ट नहीं करता? करता तो है। मैं घूमने नहीं गया हूं जापान, पर जापान करता है ना। सो लॉ का दायरा, अगर हम लॉ की कंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात करें, ये है कंस्ट्रक्शन थ्योरी। क्या इस डिब्बे के बाहर कहीं लॉ नहीं हो सकता? नहीं, सिर्फ इस डिब्बे में जो बताया जाएगा वही लॉ होगा। कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहती है क्या लॉ है, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी कहती है कि अपने लॉ के स्कोप को बढ़ाओ और बड़ा करो। तो ये कह रहा है कि यहां पर हमने ये चार तो LGBT तो डिफाइन कर दिए थे,
बट यहां पे क्वीर कम्युनिटी ऐसी आई जो इनके अंदर के भी ग्रे एरियाज पे जा सकती थी। तो ये ऐसी कम्युनिटी है जो इनमें से, या व्हाइट एंड ब्लैक, और अगर हम मेल और फीमेल में ना फिट करते हो, हम इनको उसमें फिट कर सकते हैं। That's a bigger rainbow umbrella, if I want to put it like that. It is a bigger rainbow umbrella. फिर आता है इंटरसेक्स। ये क्या है सर? इंटरसेक्स, अगर एक मेल और फीमेल जब बॉर्न होता है और उसके जेनेटिलिया, जो उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, अगर उसमें मेल और फीमेल का कुछ मिक्स है, कुछ अंश है, हो सकता है 90% मेल 10% फीमेल, या 90% फीमेल 10% मेल, कुछ जेनेटिलिया में मिक्स्ड है चीजें, अगर जेनेटिलिया बिल्कुल नॉर्मल ना हो, तो ऐसे केस को हम इंटरसेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आता है केस एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल वो लोग होते हैं हु डज नॉट मेक अ चॉइस टू एंटर इनटू एनी कोऑपरेशन। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी से भी नियर नहीं करते, या किसी के साथ भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर नहीं जाते। दीज आर कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल, जो जिनकी कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन की चॉइसेस ना हो या वो अवॉइड करते हो, दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल। बट अभी भी एक साइन दिया लास्ट में, हमारे लिए बच गया प्लस। प्लस क्या है? ऑल अदर सिसजेंडर और से नॉन स्टेट आइडेंटिटीज। यहां पर मैं इस लाइन को थोड़ा, अब सर इनके अलावा भी कुछ बचा है, दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा ना कि इनके अलावा भी कुछ बचा है। हाँ बिल्कुल है। मैं इसको थोड़ा सा, प्लीज मेरी बात ध्यान से यहां समझना है, क्या बचा है अभी भी, ये जान लेते क्या बच सकता है। मान लेते कि एक ऐसा इंसान है, मेल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक मेल है, ही इज अ स्ट्रेट पर्सन, ठीक है, ही लाइक्स वुमेन, बट एट द सेम टाइम he likes to wear clothes which are not acceptable by the society. He likes to dress up like a woman, but he is a straight man. उसको झुमके पहनने का मन है. For example, I'm just putting across a thought in your head. So he is not coming in any of these categories, right? So still he will be part of this community. So what is this umbrella? If I say the rainbow umbrella that I put across in LGBTQIA+, this is an umbrella which brings in every human being. Every human being who is not coming in the category of male or female. That's it. So ये हर उस इंसान को इंक्लूड करता है ये अम्ब्रेला जो एक मेल और डायरेक्ट फीमेल की कैटेगरी में हम नहीं पहुंच पाते. So this is includes all. And I hope ये मीनिंग कहीं ना कहीं आज बहुत हद तक क्लैरिटी आपके दिमाग में लाया होगा कि what is LGBTQIA+. जब मैंने अपना लॉ करना शुरू किया था, then it was LGBT. फिर Q, फिर I, फिर A, फिर प्लस. सो दिस इज एक्सपैंडिंग बिकॉज एंड ऑफ द डे नेचर की खासियत है कि नेचर की लिमिटेशन नहीं है. एक दिन मुझे आज भी याद आता है, मैं एक फॉरेन कंट्री में घूमने गया था, तो वहां पे हमें एक राइड कराई गई जो हमें ऊपर ओशन के ऊपर ले जाती है. ठीक है, हवा में, मतलब आप राइड कर रहे हो, पैराग्लाइडिंग टाइप्स, बट वो एक बोट से बंधा होता है तो आप ऊपर होते हो. जब मैं ऊपर गया, मतलब हवा में जब मैं था और नीचे ओशन मैंने देखा, तो मुझे पहली बारी नेचर की एक बहुत अच्छी चीज समझ आई. मुझे क्या समझ आया कि नेचर, मेरे को ओशन किस कलर का होता है, आप सबको क्या पता है ओशन किस कलर का होता है? सबको हमें ब्लू सिखाया गया ना बचपन से. जब हम क्रेयॉन से कलरिंग करते थे, ओशन बनाना है, ब्लू कलर करो, खत्म काम, यही होता था. लेकिन जब मैं हवा में था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओशन का कलर सिर्फ ब्लू नहीं होता. कभी कभी ओशन का कलर ग्रीन भी दिखता है, किसी जगह पे अगर सूरज की तरफ देखो तो येलो भी दिखता है. बहुत सारे रंग हैं उसके अंदर, और यही है ये कम्युनिटी, और यही है ये अम्ब्रेला. ठीक है, इसीलिए इसका नाम रेनबो अम्ब्रेला दिया गया है. सो प्लीज रिमेंबर दैट इट कवर्स एवरी कलर ऑफ नेचर. दैट इज सो ब्यूटिफुल. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब मैं आ रहा हूं लॉ पर. अभी तक तो हमने सब कम्युनिटी का बेस समझा है, आज लॉ को थोड़ा समझना जरूरी है. तो ये बेयर एक्ट आपके लिए आज की डेट में, अभी तक तो बेयर एक्ट में यही है. आपके आईपीसी सेक्शन 377 में यही लाइंस दी गई हैं, और इस लाइन पे आज हम कंट्रोवर्सीज को कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो मैं आंसर करूंगा आज. सब पहला बेयर एक्ट देख लेते हैं, क्योंकि सवाल मेरे से जब मैं ऑफलाइन में आया तो सबसे पहले बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा. तो मैंने बोला था कि बेयर एक्ट स्क्रीन पर आएगा, बोला था ना, और आज एक ही सेक्शन है तो बेयर एक्ट स्क्रीन पर है. सबसे पहले सेक्शन 377 को टर्म दिया गया है अननेचुरल ऑफेंस के नाम से. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature. पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज मार्क करवा रहा हूं, सबसे पहला सवाल, ये अननेचुरल और नेचुरल ऑफेंस क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी कहां से? कोई जिंदगी में भी नेचुरल ऑफेंस हो सकता है? चोरी करना नेचुरल ऑफेंस है,
ऐसा कह सकते हैं हम क्या? पहला सवाल आज आप सबके दिमाग में डाल रहा हूं, सवाल नहीं खड़ा करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। सो क्या ये अननेचुरल है? फिर वॉलंटरी एज अ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। एक बात आप ये देखिए, वॉलंटरी है, ऑर्डर ऑफ नेचर है, कार्नल इंटरकोर्स है विद एनी मैन, वुमेन और एनिमल। यहां पे बेस्टियलिटी और सोडोमी दोनों को कवर करा जा रहा है इसमें। शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एक्सेट्रा और 10 years, या और ये आप सब जान रहे हैं। और लास्ट चीज जो एक्सप्लेनेशन में दी गई, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। पेनिट्रेशन मींस मिनिमम टच of the sexual organ with the other person's. If I say carnal intercourse, then it is sufficient. ठीक है, उसी को sufficient कहा गया है यहां पर। बट यहां पर एक सवाल, क्योंकि यहां पर मैं अब मेरा काम है, मैं आपसे पहला सवाल खड़ा कर रहा हूं। पहला सवाल, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is section 377 termed as unnatural offense? Are you sure it is correctly termed? पहला सवाल दिमाग में सोचो सारे लोग, क्या ये करेक्टली टर्म्ड है? या हमारे दिमाग में पहले ही कोई डाउट डाल दिया गया है कि नेचुरल और अननेचुरल चीजें होती हैं, सही और गलत होता है? कहीं हम देखो, मैं हमेशा पूछता हूं स्टूडेंट से कि क्या बायस है तुम्हारे में? जज बनने आए हो, बायस है तुम्हारे में? वो आंसर करता नहीं, मेरे में तो कोई बायस नहीं है ना। तो क्या कहीं ये बायस तो नहीं दिखा रहा है अननेचुरल टर्म? अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊं, थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाऊं, थोड़ी सी, ये फोटो कहां से रिलेट कर रही है? कोई बता पाएगा मुझे ये फोटो किस चीज से रिलेट कर रही है? चलो मैं एक हिंट देता हूं, महाभारत से रिलेट करती है। महाभारत में भी ये एक एस्पेक्ट को रिलेट कर रही है। ये अर्जुन बने हुए हैं, ये अर्जुन है, ये अज्ञातवास में है। देखो जरा इस फोटो को, क्या ये एक क्षत्रिय हैं, लड़ाई करना जानते हैं, अच्छा खासा शरीर है, पूरे मेल है, बट ये कैसे ड्रेस्ड अप है? एज अ फीमेल। तो हमारी सोसाइटी, अगर मैं एज ओल्ड एपिक्स पे जा रहा हूं, इट वॉज नेचुरल, इट वॉज नॉट टर्म्ड एज अननेचुरल। हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल था, पहले से था और आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खजुराहो टेम्पल्स पे चले जाइए, खजुराहो टेम्पल्स पे जाइए, या आप मुगल राइटिंग्स पढ़िए, उसमें भी आपको मिलेगा कि ये जो कैटेगरीज LGBTQIA+ है, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड विद इन आवर सोसाइटी। ये एक्सेप्टेड थे हमारी सोसाइटी में। बट हुआ क्या सर, फिर ये अननेचुरल वर्ड कैसे आ गया? देखो भाई, IPC 1860 का है, अंग्रेजों ने हमें दिया है। अंग्रेजों का दिमाग सिंपल सा था, क्लास और नो क्लास। अगर आप क्लास हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं, अगर आप क्लास नहीं है तो आप अनएक्सेप्टेबल हैं। उनके लिए क्लास स्ट्रेट लोग थे, तो उन्होंने इसीलिए इसको अननेचुरल की कैटेगरी में डाल दिया। और आज मैं एक लाइन से जरूर शुरू करूंगा इस बात से, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। सोच के देखो, whatever I like, whatever I do, it should be recognized by a society. For example, you love somebody और आपके पेरेंट्स ना माने, आप चाहते हो ना वो मान जाए, रिकॉग्नाइज कर ले, जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो एक्सेप्ट कर ले। सो डोंट यू थिंक दैट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे ऊपर एक विक्टोरियन लॉ, अंग्रेजों का लॉ डाल दिया गया था, जिसने इसे टर्म कर दिया अननेचुरल ऑफेंस। हमारी सोसाइटी ने तो एक्सेप्ट किया हुआ था, बट अंग्रेजों ने क्या कहा? Not acceptable. So this is a problem that started with the term unnatural offense. चले अब आते हैं essentials पर। अगर हम essential elements सेक्शन के 4 essential elements आपके सामने खड़े कर दो। सेक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? There should be a carnal intercourse with a man, woman or animal. The act is against order of nature. यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, order of nature कुछ है? Order of nature कुछ है? होगा, क्योंकि जब मेरे को आज भी याद आता है सोशियोलॉजी में, मतलब मेरी सोशियोलॉजी बहुत पुअर थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपनी LLB कर रहा था, तो सोशियोलॉजी में मैरिज का एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी वो मुझसे समझ पा रहे होंगे। एक दिन एक प्रोफेसर साहब भी बैठे थे तो मैं डर गया था। तो सोशियोलॉजी में मैरिज का कंसेप्ट से पूछा गया कि मैरिज क्यों करी जाती है। वहां पे प्लेजर, हैप्पीनेस, पीस, कोहैबिटेशन कुछ भी नहीं था। सीधा सोशियोलॉजी में एक बेस रूल दिया गया था, टू रेयर चिल्ड्रन, बच्चों को पैदा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शादी करते। मैंने कहा अच्छा, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम मैरिड बट स्टिल आई डोंट नो, दैट्स द ओनली रीजन दैट वी गेट मैरिड फॉर, सो दैट इज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर। तो आपके दिमाग में नेचर क्या है? जिस भी एक्ट से बच्चे हो सकते हैं वो ऑर्डर ऑफ नेचर है, वरना ऑर्डर ऑफ नेचर नहीं था। सो इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। द एक्ट मस्ट बी वॉलंटरी by the accused and there is the proof of
पेनिट्रेशन। ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी हमें किसी भी बंदे को 377 के लिए पनिश करने के लिए। बट अगर हम ये देखें, यहां पर कंसेंसुअल भी एक इशू खड़ा हो गया। देखो, एक इशू होता है कि बाय फोर्स किसी के साथ कुछ करना, वो तो गलत है, वो हम समझते हैं। लेकिन अगर कि 2 मेल्स या 2 फीमेल्स या 2 कोई भी कैटेगरी के लोग अपने आप को चूज करते हैं कि मुझे ये एक्ट करना है, दोनों की कंसेंट है, देयर इज नो फोर्स, डोंट यू थिंक इट इज पार्ट ऑफ देयर प्रिवेसी? डोंट यू थिंक इट इज पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ? अगर हम लॉजिकली सोचें, कंसेंट है, बाय फोर्स नहीं है, मैंने किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें ये काम करना है, वो चॉइस है, मेरी मर्जी है। क्या मेरे को मेरी मर्जी करने का हक नहीं है? और दूसरे बंदे को मेरे साथ चॉइस करके मर्जी करने का हक नहीं है? तो यहां पर एक सवाल, क्योंकि इस सेक्शन ने खड़ा कर दिया। काश यहां पे अगर इनवॉलंटरी होता, बाय फोर्स होता, देन वी कुड हैव सेड दैट इट इज करेक्ट, इट इज इजियर। बट यहां पे वॉलंटरीली भी आप अगर कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर लायबल। और इंप्रिजनमेंट कैसी? लाइफ इंप्रिजनमेंट, छोटी इंप्रिजनमेंट नहीं, 2, 4 साल, 5 साल नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और ये एक सेक्शन, ऐसा सेक्शन रहा है जिसने बहुत सारी अट्रॉसिटीज को जन्म दिया है इस कम्युनिटी को लेके। इस कम्युनिटी में बहुत अट्रॉसिटीज हुई इस सेक्शन को लेके। इस सेक्शन से बहुत अट्रॉसिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब आता हूं मैं इस जर्नी पर। नहीं, पहले अननेचुरल ऑफेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सोडोमी में और बेस्टियलिटी में। मैं इसको थोड़ा जनरल, थोड़ा छोटा करते हुए चलूंगा। मैं सोडोमी को जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोडोमी आपकी स्क्रीन पर है, एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट वेरी सिंपल। सोडोमी इज and a way where you are having a sex at the anus level, per anus, by a man with a woman. Please remember, आप एक जो सेक्स करने का जो जगह है, आप वहां पे ना करके कहीं और सेक्स करते हो, that will be covered in sodomy. Now it can be homosexual, it can be heterosexual. Homosexual is, for example, parties are of same sex, male and a male, female and a female. But heterosexual will be parties are of opposite sex, male and a female, and female and a male, right? But what is bestiality? Bestiality is having a sexual intercourse with a beast or a bird or an animal. If I put it across this way, is bestiality is animal. 377, if you read very carefully section 377, it talks about sodomy as well as bestiality. ये दोनों की बात करता है, ठीक है? It talks about sodomy as well as bestiality. ये दोनों को कवर करता है। चलें, अब आते हैं जरा इस सेक्शन 377 gender neutral? Can a female be punished under 377? That's a question. Because section 376 is not a gender neutral. उसमें सिर्फ मेल को पनिश किया जा सकता है। Is this section gender neutral? Yes or no? क्या आंसर करोगे? तुम सबको आंसर करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, बताएं। है कि जेंडर न्यूट्रल है? नहीं है? मतलब सब मेल को पनिश कर सकते हैं, फीमेल को नहीं कर सकते हैं? Whoever है ना, whoever है वर्ड, तो किसको पनिश करें? सिर्फ मेल को, फीमेल को, दोनों को? A is male, B is female, C is both. Which answer you will take? A, B, C. क्या आंसर करोगे? C, पक्का? Everyone? Sure? सोच लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा आंसर। क्या करोगे? C? Okay. Okay, let's go ahead with this answer now. Yes, section is wide enough to include a woman as well. The word is, जैसे स्नेहा ने मुझे कहा कि it is correct, कि वहां पे वर्ड whoever यूज किया गया है. So we can punish a male as well as female. हम दोनों को पनिश कर सकते हैं. Hence, a woman is also liable for committing unnatural offense under this section. उसे भी हम पनिश कर सकते हैं. Is section 377 attracted against an object? देखो, आज मार्केट में, आज दुनिया में बहुत सारे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स भी हैं. So if a person is having a sexual intercourse with an object, is section 377 covered? क्या पुलिस उसको जेल में डाल सकती है? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए भाई. We need to answer. We are lawyer people. अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम कैसे चलाएंगे सिस्टम? पनिशेबल है? Yes, no. Answer yes or no. Two answers we have. Why no? Why yes? The answer is no. But why no? Because it talks about man, woman, animal. इन तीन कैटेगरीज की बात करता है. मैन, वुमेन, एनिमल. इट डजंट टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट. सो प्लीज रिमेंबर, अगर हम किसी भी जजमेंट में ना भी जाएं, having a sexual intercourse with an object does not attract section 377. Correct? पक्का? Everyone? Good. अब आते हैं जरा जर्नी पर. अच्छा, ये जर्नी जो है, ये अराउंड 28
नहीं, 24 साल की जर्नी में आपको यहां पे सेक्शन 377 की देने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जर्नी शुरू होती है एक एनजीओ से। ये ABVA एक एनजीओ 1994 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन के नाम से एक एनजीओ है। ये पहली बार ही जाता है 1994 में। मैं कहानी सुना रहा हूं, सुनना काम की है। तिहाड़ जेल में जाता है। आपको ये बात पता होगा कि तिहाड़ जेल में क्योंकि मेल का बैरक्स अलग है, अपनी फीमेल्स मतलब वाइफ से या किससे भी उनको मिलने की राइट नहीं दिया जाता, और जेल में रहते हुए उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होती हैं। तो टू एन एक्सटेंट दे बिकम गे, वो लोग मेल टू मेल सेक्स भी कर लेते हैं, बाय फोर्स भी करते हैं। बट होता क्या है कि वहां पे HIV एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक एनजीओ था, ये दे वेंट टू तिहाड़ जेल, दिल्ली के अंदर एक स्थित एक जेल है, और वो तिहाड़ जेल में जाते हैं और कहते हैं कि हमें कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां पे उन्हें तिहाड़ जेल के जो अथॉरिटीज है उन्हें रोक देते हैं। दे गो, वो जाते हैं, वो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कोशिश करते हैं, कोर्ट उनको नहीं सुनती है, उनकी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस चल रही हैं 1994 से लेकर 2001 तक सब डिसमिस हो रहा था। फिर आता है एक PIL 2001 में एक नास फाउंडेशन है। नास फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो एड्स रिलेटेड काम कर रहा था। उनको यह लगा कि अगर हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे देन वी कांट कर्ब द मेनेस ऑफ एड्स इन दिस सोसाइटी। क्योंकि देखो, पहले मैंने हमेशा बात बोली, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को मानना जरूरी है कि पहले हम उनको रिकॉग्नाइज करें। हम अगर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। और रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से सबसे कहा था कि हर एक इंसान सोसाइटी में रिकॉग्निशन ढूंढ रहा होता है, कहा था ना। तो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट था। बट PIL फाइल हुई 2001 में। 2004 से 8 तक हर बार हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में PIL लगी, डिसमिस होती रही। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। उन्होंने ये PIL नास फाउंडेशन की डिसमिस कर दी, हटा दिया। अब नास फाउंडेशन चला गया सुप्रीम कोर्ट 2007 में। 2007 में एक ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, और वो कहता है कि भाई आप इस केस को रिकंसिडर करिए। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली को कहता है कि रिकंसिडर दिस केस। वो रिकंसिडर करने के लिए वापस आता है, और 2009 में हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली एक जजमेंट पास करता है जिसे हम नास फाउंडेशन नंबर 1 केस की बात करते हैं। ये केसेस के साइटेशंस में दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, समझाऊंगा अभी कि क्या हेल्ड हुआ। ये 2009 में पहला ऐसा जजमेंट आया, और बहुत ही विक्टोरियस जजमेंट था, जिसमें यह कहा गया कि यस, सेक्शन 377 को रेड डाउन किया गया। उन्होंने यह कहा कि कंसेंशुअल एक्ट है, अगर कंसेंशुअल एक्ट है बिटवीन LGBTQ कम्युनिटी, तो दैट केस विल बी अ वैलिड, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। 2009 में जस्टिस AP शाह की जजमेंट थी, इट केम 2 जजेस का जजमेंट। बट 2009 जैसे ही हुआ, फिर उसकी अपील भी होगी। बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स, इंडिविजुअल चैलेंज द वर्डिक्ट, क्योंकि हमें यहां पे सवाल आ रहा था कि सोसाइटी गलत सही। अच्छा, इस जजमेंट की मैं कुछ खासियत चीज जरूर बताऊंगा 2009 में। यह सबसे अच्छी जजमेंट इसलिए मैं कहता हूं, इसने साइंटिफिक डेटा दिए थे, इसने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया था। यह जजमेंट इतने इलैबोरेटेड, इतने अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करी गई है कि आप इसको एक बार पढ़ें, इस बार जरूर इसको देखें, एंड यू विल रियलाइज हाउ साइंटिफिकली दे हैव कम अक्रॉस अ कंक्लूजन दैट टू डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं है जो आप कह रहे हैं हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली कि होमोसेक्सुअलिटी को हमें डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। नहीं, हम नहीं करेंगे। ये काम लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर करे, मैं क्यों करूं। हम ये बिलीव मान के चलते हैं कि लेजिस्लेचर आम जनता का सबसे भला सोचेगी, और आज तक अगर लेजिस्लेचर ने इसे अमेंड नहीं किया है तो मतलब लेजिस्लेचर सोचती है कि ये लॉ रहना चाहिए, तो ये लॉ रहेगा, हम तो नहीं टच करते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, ये काम लेजिस्लेचर का है, आई एम नॉट डूइंग इट। समझ रहे हो मैंने कहां से शुरू हुआ? 1994 में तिहाड़ जेल पे थे, 2009 का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट 2013 में कह दिया भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है, फिर अब यहां से चेंज शिफ्ट शुरू होता 2013 से। देखो, लोकसभा में शशि थरूर साहब एक MP हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा। हिस्ट्री देखना कैसे चलती है। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा कि प्लीज डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। बिल वाज रिजेक्टेड
आउटराइटली उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर आया 3 जज बेंच का, सुप्रीम कोर्ट बेंच का आया, प्लीज टू बी रिव्यूड, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा गया। 2016 में इस जजमेंट को, 2013 की जजमेंट को रिव्यू करने के लिए पिटीशन डाला गया। चेंज, प्लीज आप एक बार देख लो, कहीं आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है भाई, तुम जाओगे, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो रिव्यू करने के लिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेट्स कंसिडर इट अगेन। और 2017 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है, जस्टिस पुट्टास्वामी का जजमेंट, जिसमें प्रिवेसी के राइट्स की बात करी गई है और वहां पे रेफरेंस दिया गया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। वहां पे उन्होंने कहा कि यस दे हैव राइट्स, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ प्रिवेसी। 2017 पर बिल्डअप करा और फिर उन्होंने फाइनली हमारे को मिला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच हेड किया दीपक मिश्रा के तहत, और उन्होंने रूल आउट क्या किया कि दिस इज पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको रेड डाउन किया, डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज अप टू बेंच टू टेक अ कॉल ऑन द 150-year ओल्ड बैन ऑन गे सेक्स। 150 ईयर्स पर आपको गे सेक्स पे बैन लेना है या नहीं लेना है, आप डिसाइड करो। और फाइनली सितंबर 2018 में डीक्रिमिनलाइज हो जाता है आपका सेक्शन 377। हाँ, लेकिन सर व्हाट इज अ शिफ्ट, व्हाट इज अ रैशनल? आज इस रैशनल का क्या है? ये तो एक जर्नी है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको 1994 से लेके आपको 2018 24 साल की जर्नी पर लेकर आया हूं। एक बात बोलूं, 25 साल अप्रोक्सीमेटली, 2.5 decades का स्ट्रगल, सोच सकते हो कितना बड़ा होगा उस कम्युनिटी के लिए, उस कम्युनिटी को जहां से वो जो हेल्प करने के लिए शुरू कर रही है और वो हेल्प तक नहीं कर पा रही, और हम चले आ रहे हैं और हम देख रहे हैं 2018 में हमारे को मिलता है कि यस, होमोसेक्सुअलिटी, कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी इज वैलिड। आपका राइट है, आपकी चॉइस है, आप जो मन चाहे कर सकते हैं। दैट इज वेयर 2018। और हां, इसके आगे एक एरो लगा के हम 2019 का एक्ट भी आज लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलें जरा थोड़ी सी अभी डिटेल्स में ये जजमेंट्स पढ़नी हमें जरूरी है, हम लॉ के बंदे, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आज जुडिशियल जर्नी के अंदर मैं 5 जजमेंट्स की बात करूंगा और पांचों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस दूंगा। सबसे पहली जजमेंट होगी नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो सबसे पहली जजमेंट थी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की। दूसरी जजमेंट जो मैं आज बात करूंगा, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2013 सुप्रीम कोर्ट की। फिर मैं बात करूंगा आपसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 2014 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेयर दे एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि एज अ ट्रांसजेंडर इज पार्ट ऑफ थर्ड जेंडर। और मैं आज यहां पे इस जजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा 2014 वाली जजमेंट की। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज द, इफ आई से, द सपोर्टिव लाइन ऑफ क्रिएटिंग दिस नवतेज सिंह जोहर जजमेंट। ये सपोर्टिव जजमेंट थी, ये एक चेंज दिखा रहा था, बेंड ऑफ माइंड बदल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि हां, हम नवतेज सिंह जोहर पर जाएंगे। क्योंकि यहां 2013 में तो हमें रोक दिया गया था ना, तो 2018 में सडनली चेंज कैसे आया? क्योंकि यहां पे 2014, 17 के जजमेंट्स का सपोर्टिव जजमेंट्स थी। मैंने एक लाइन हमेशा तैयार करी थी, मुझे हमेशा से याद आता है कि मैं हमेशा एक बर्मुडा ट्रायंगल कहता हूं इन जजमेंट्स को। 3 जजमेंट्स के एपिसेंटर हैं, 3 एपिसेंटर्स के जजमेंट्स। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर हम बात करें तो नास फाउंडेशन 1, ये पहला जजमेंट था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का। नास फाउंडेशन 2, ये सुप्रीम कोर्ट का सेकंड जजमेंट था, जहां पे इन्होंने नास फाउंडेशन 1 को ओवररूल किया था। और तीसरा जजमेंट आया था हमारे पास नवतेज सिंह जोहर का। ये 3 जजमेंट्स आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रेंड बता रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में नास फाउंडेशन 2 और इनके बीच में नालसा का जजमेंट था और जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का जजमेंट था। तो यहां पर 2 सपोर्टिव जजमेंट्स लगा के हम इसको प्लेथोरा को बनाएंगे 5 जजमेंट्स का। चलें, ये हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इनके बेसिस क्या थे जजमेंट्स के, किस बेसिस पे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कहता है कि सेक्शन 377 शुड बी रेड डाउन। क्या रीजन दिया उन्होंने? फिर 2013 में ऐसा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा कि भाई हम लोग रीड डाउन नहीं करेंगे, तुम्हारी जजमेंट ही गलत है।
और फिर सडनली 2018 में फिर बदल गया सिस्टम. सो वी नीड टू चेक इट अप. क्या था रीजन? चले चलिए जरा इसको जरा ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. ये हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट है. ये हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली के जजमेंट में यह बोला गया कि सेक्शन 377 वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनको वायलेट करता है. इट टारगेट्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड रिगार्डेड होमोसेक्सुअल्स एज क्रिमिनल. इट वाज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14. एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का कंसेप्ट आर्टिकल 14 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर मैं डिफरेंस करूं तो मेरे पास कोई अच्छा खासा रैशनल होना चाहिए. और यहां पर वो कह रहा है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन होमोसेक्सुअल्स एंड हेटेरोसेक्सुअल्स, व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव? ये कई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वैलिड नहीं लगता कि हम होमोसेक्सुअल्स के सारे राइट्स को साइड करके खत्म कर दें. आर दे नॉट ह्यूमंस? तो यहां पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अच्छा प्रेफरेंस दिया गया कि हां आपकी चॉइस है. एंड दे सेड, प्लीज रिमेंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 377 को रेड डाउन किया गया था. प्लीज डू नॉट से कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहा गया है. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसे रीड डाउन किया गया था. इसे यह नहीं कहा गया कि यह गलत है. इन्होंने यह कहा इस नास फाउंडेशन जजमेंट में कि अगर कंसेंशुअल है तो पनिशेबल नहीं है. नॉन कंसेंशुअल आज भी पनिशेबल है, बट कंसेंशुअल पनिशेबल नहीं है. तो प्लीज रिमेंबर, इट वाज सेक्शन 377 वाज रेड डाउन बाय नास फाउंडेशन नंबर केस नंबर 1 इन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. उसे रीड डाउन किया गया था. क्लियर? अब आते हैं दूसरे जजमेंट पर. सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2013. इस जजमेंट ने जस्टिस डीएस सिंघवी और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय के जजमेंट ने ओवरटर्न करा नास फाउंडेशन केस 1 को. क्या ग्राउंड दिया? सिंपल सा रीजन दिए गए. पहला रीजन कि भाई एक तो ये मिनिस्क्यूल है. मिनिस्क्यूल मतलब बहुत थोड़े से कम्युनिटी है, बहुत थोड़ी कम्युनिटी है. इनकी एट्रोसिटीज को देख के हम ये नहीं कह सकते कि द कंप्लीट सेक्शन 377 इज रॉन्ग. सेकंड रैशनल जो दिया गया, सेकंड रैशनल दिया गया कि हमारे को प्रिजम्पशन है, हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एवरी एक्ट विच इज पास बाय द लेजिस्लेचर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. एक प्रिजम्पशन है. तीसरा उन्होंने ये कह दिया कि भाई ठीक है, मुझे नहीं, अच्छा तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये काम लेजिस्लेचर का है, वो लोग कर दे. उनको अगर 377 को हटाना है, चेंज करना है तो हटा दे. इवन वन ऑफ द रेफरेंस व्हिच आई वांट टू पुट इट हियर इन दिस जजमेंट इज, डू यू एवर एनीबडी कैन टेल मी व्हिच इज वन लॉ कमीशन रिपोर्ट व्हिच सेज दैट सेक्शन 377 शुड बी अबॉलिश्ड? आप में से कोई एक इंसान ऐसा मुझे बता सकता है कि कौन सा ऐसा लॉ कमीशन रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि 377 इज रॉन्ग इन लॉ, इट शुड बी अबॉलिश्ड? सो आज एक लाइन रिपोर्ट नंबर नोट करना जरूरी. मुझे कोई बता पाएगा तो मैं नोट कर रहा हूं. रिपोर्ट मुझे जानना है. बता पाओगे? एनीबडी? रिपोर्ट नंबर 172 ऑफ द लॉ कमीशन कैटेगोरिकली स्टेट्स सेक्शन 377 शुड बी अबॉलिश्ड. तो समझे कि लॉ कमीशन भी सपोर्ट कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं, ये काम लेजिस्लेचर का, लेट देम डू इट, हम नहीं टच करेंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे. I hope it is making sense to you. From 2009, High Court of Delhi, and coming across 2013, what's the difference? Now, High Court of Delhi was acting proactive. They were thinking about the people in hand, and they were saying, nahi bhai, it should be read down. 2013 says it is work of the legislature, Supreme Court won't touch it. 2013. But now there is a change. एक शिफ्ट दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब सबसे पहले हमारे पास एक जजमेंट आई, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट इंपॉर्टेंट है. देखो, जब हमारे को नेचुरल पर्संस पढ़ाए जाते हैं, हमारे को ज्यूरिस्प्रूडेंस में पर्संस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. आईपीसी भी करता है. नेचुरल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन. सोचो, सारे लोग पढ़ा होगा तुम लोगों ने. नेचुरल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन. नेचुरल पर्सन मेल फीमेल, ज्यूरिस्टिक पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रस्ट, वक्फ. यही होता है ना, ऐसे ही पढ़ते थे. बट ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी थी, ये कहां गई बीच में से? फॉर द फर्स्ट टाइम इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दे रिकॉग्नाइज्ड that this category, if I say transgenders, are included in third gender.
And one of the most important part that it came across was that for the first time they recognized third gender as natural persons. ये बात जानने वाली है. आज तक हम क्या पढ़ रहे थे? मेल फीमेल. एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है थर्ड जेंडर एज नेचुरल पर्सन. सो देयर इज अ बेंड, देयर इज अ शिफ्ट. जो हम रिकॉग्नाइज, जिनको हम देख ही नहीं रहे थे, जिनको हम इंसान नहीं मान रहे थे, जो हम लॉ के पूरे ढांचे में जिनको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अब उसको इंक्लूड करना जा रहा था. सो दिस वाज अ वेरी गुड and a very appreciable shift from the Supreme Court in Nalsa versus the Union of India. और यही एक केस लॉ था कहीं ना कहीं जिसने होप जगा दी कि कहीं पॉसिबल है कि नास फाउंडेशन 2 को रिव्यू किया जा सकता है. सो ये बेंचमार्क बनता गया और इसी के साथ एक सपोर्टिव नेक्स्ट जजमेंट आई जिसने मुझे दिया जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017. इसमें राइट ऑफ प्रिवेसी की बात करी गई. प्रिवेसी के राइट को कैसे हम इंक्लूड करेंगे, उसमें क्या क्या आ सकता है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट, आई एम रीडिंग दिस, दीज आर द लाइन्स categorically quoted from the judgment. Discrimination against an individual on the basis of sexual orientation is deeply offensive to the dignity and self-worth of the individual. Equality demands that sexual orientation of each individual in society must be protected on even platform. The right to privacy, the right to protection of sexual orientation lie at the core of the fundamental rights guaranteed by 14, 15, 19, 21. हमारे लिए आज एक चीज आपको पता होगा, ट्रिनिटी सेक्शंस माने जाते, ट्रिनिटी आर्टिकल्स माने जाते, पता है आपको? The 3 ट्रिनिटी आर्टिकल्स कहते हैं हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का, 14, 19, 21. दे आर नोन एज ट्रिनिटी आर्टिकल्स. ये हमारा माना जाता है कि फंडामेंटल राइट्स है, सारे राइट्स को इनमें लाया जा सकता है. और यही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने हमारे को बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए चीजें दी. तो यहां पर हमें जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के जजमेंट में हमें क्या मिल रहा है? दैट राइट टू प्रिवेसी इंक्लूड्स राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन. सो समवेयर प्राइवेसी के एम्बिट को बड़ा करने की कोशिश थी. अब एक बात बताओ, 2017 के जजमेंट के बाद जब ये राइट टू प्रिवेसी का जजमेंट आता है, इसे आधार कार्ड के केस का नाम से भी जाना जाता है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो. ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, जब ये केस आएगा और अगर जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनको क्या हो पाएगा? 2017 में जजमेंट आ रहा है कि यार राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन. देन many people from the LGBTQ community filed a case in Supreme Court to review their 2013 judgment. क्योंकि यहां से एक होप जनरेट हो गया था ना, एक उम्मीद थी और उम्मीद सही भी थी, तो जनरेट हुई. और 2018 में हमारे लिए जो मेजर जजमेंट आ गया, नवतेज सिंह जौहर. नवतेज सिंह जौहर एक डांसर है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हैं, और उन्होंने केस लगाया कि प्लीज आप अपनी जजमेंट को रिव्यू करिए जो आपने 2013 में छोड़ दी. अच्छा, आप लोगों को एक चीज हिस्टोरिकल फैक्ट्स थोड़े जानने चाहिए. 2009 हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में गवर्नमेंट का स्टैंड आप लोगों ने नहीं जाना, मैंने बताया नहीं, कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट भर दी थी. गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का अब स्टैंड आना था यूनियन का, क्योंकि जब भी कोई सेक्शन आर्टिकल पे या लॉ पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? वो मांगते गवर्नमेंट का रिव्यू, गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या है. तो गवर्नमेंट का ओपिनियन बड़ा कैटेगोरिकल था. सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन 2009 में हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में न्यूट्रल था, ना तो सपोर्टिव था ना अगेंस्ट था. दे सेड कि लेट इट बी टू द लेजिस्लेचर, वी विल डू इट, वी विल चेंज इट, व्हाटएवर वी वांट टू. बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जब उनसे एफिडेविट मांगा गया कि आपका क्या व्यू है कि इस कम्युनिटी में क्या ये जो HIV एड्स का प्रॉब्लम है, कैन यू कर्ब इट, दे गेव डेटा एंड दे स्टेटेड कि वी एंड दे सपोर्टेड डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी. सो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, गवर्नमेंट के 2 मिनिस्ट्रीज, एक होम मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री मान के चलो और दूसरी तरफ से आप मान के चलो हेल्थ मिनिस्ट्री, दोनों के व्यूज अलग अलग थे. So that is the one thing which gave them idea in the case of नवतेज सिंह जौहर. नवतेज सिंह जौहर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और उसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को. आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द स्टैंड टुडे, अगर आज मैं इसका रैशनल भी दे रहा हूं, चीजें भी बता रहा हूं. दिस सेड, अगर हमने देखे तो हमारे को रैशनल तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी से ही बन जाता है. रैशनल तो वहीं पे दे दिया गया था
कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इंक्लूडेड इन राइट टू प्रिवेसी? यस, इट्स अ चॉइस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट हाउ ही वांट्स टू ओरिएंट हिमसेल्फ। सेक्स और जेंडर, हो सकता है कि हमें बायोलॉजिकली कुछ चीज मतलब एक नेचुरली वी आर बोर्न विद समथिंग एंड अ जेंडर इज अ मैन मेड क्रिएटेड थिंग जो मेरी चॉइस है। सो वी हैव अ राइट, वी हैव आवर ब्रेन्स, हम बॉर्न करे हैं तो हमारे को वो दिमाग भगवान ने दिया है, तो हमारे पास चॉइस है। What is the law today? Let's understand this very carefully. Navtej Singh Johar decriminalized Section 377. They said, if there's a consensual act between the LGBTQ community, then it will not be a criminal act, it will be a valid act. You can't criminalize them. But if it is by force, then yes, it will be covered under 377, as well as with an animal, it is still covered under, it is penalized under Section 377 Indian Penal Code. I want to quote one small paragraph and I will put across. अब मैं थोड़ी देर में बस इस पे क्वेश्चंस लाऊंगा लास्ट 2 स्लाइड्स के बाद में, ठीक है, आप सबके सवाल। दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट इन द जजमेंट इटसेल्फ। प्लीज इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा। अपॉलॉजी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कह रहा है? हिस्ट्री ओज एन अपॉलॉजी to members of LGBTQ community and their families for the delay in providing redress for the ignominy or ostracism that they have suffered through the centuries. यहां पे क्या कहा जा रहा है? इंडियन ट्रेडिशन तो उसे एक्सेप्ट कर रहा था, हिस्टोरिकली हमने उसे देखा कि हां इट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर हम लॉ की बात करें, लॉ ने कितनी एट्रोसिटीज करी। ये एक जजमेंट नवतेज सिंह जोहर जजमेंट में, नवतेज सिंह जोहर में एक जगह पे एक लाइन कंट्रोवर्शियल आता है। दिस आस्क्ड कि टुडे देयर इज अ सोसाइटल नॉर्म। आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम अपने पेरेंट्स से बात करें, हम थोड़े से ओल्ड एज पीपल से बात करें अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, वो लोग कहेंगे नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, गलत है। उनके दिमाग में गलत और सही के दायरे हैं। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा था कि वो सोसाइटल नॉर्म्स को माने, जो सोसाइटी, हम सारे लोग जिससे हम बनते हैं, मेजॉरिटी जो एक्सेप्ट करती है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म को माने। इसी को कहते हैं सोशल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्या सुप्रीम करना चाहिए था? हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम करना चाहिए या हमें सोसाइटी को? किसको? मेजॉरिटी को या कॉन्स्टिट्यूशन को? सवाल यहां था। दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द नवतेज सिंह जोहर जजमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना था। क्या हम सब लोग जो लोग देख रहे हैं वही सब सही है? सिर्फ वही सही है, या हमें वो देखना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन देखती है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किसी एक ह्यूमन बीइंग और दूसरे ह्यूमन बीइंग में कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? चॉइसेस का फर्क हर ह्यूमन बीइंग में है। मुझे ब्राउन कलर पहनना पसंद है, आपको ब्लैक हो सकता है, किसी को रेड हो सकता है, किसी को मजेंटा हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। जस्ट थिंक, कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, डोंट माइंड अगर मैं मजेंटा कलर का कोट पहन के आऊं, फिल्म एक्टर्स पहनते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे से। कैन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट, आप में से हो सकता है मैं टीचर हूं, मैंने आज मजेंटा कलर का कोट पहना हुआ है, आप लोग मेरे पे हंसेंगे कि सर कैसे ड्रेसअप होके आए हो, आप तो क्लास लेने आए थे। सोचने की बात है, क्या आप मुझे रोक सकते हैं पहनने से? कोई इंसान, पूरी सोसाइटी को लगता है कि गलत है, मजेंटा कलर एक फेमिनिन कलर है, फीमेल को पहनना चाहिए, मैं पहन के आऊंगा तो बहुत ही पाप हो जाएगा। गलत है, आप लोग रोक सकते हैं मुझे? द पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस इन योर हेड इज, आप लोग मुझे रोक सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो राइट देता है कि आप मुझे रोक सके। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? क्या मेरा कोई कलर पहनना क्या आपको इफेक्ट करेगा? नहीं, ये मेरा चॉइस है, ये मेरी राइट टू लाइफ का पार्ट है, मानते हो ना? सो वैसे ही ओरिएंटेशन भी इंसान का राइट टू लाइफ का पार्ट है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है फाइनल कॉल पर, कंसेंशुअल है, वैलिड है। And this was a big victory for LGBTQ, if I say the rainbow umbrella or the community at together. But at the same time, 2018 से हमें 2019 तक जाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर proactiveness at the part of the legislature also can be seen. We have seen an act, the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. ये एक एक्ट पास किया गया है 2019 में, 5 दिसंबर 2019 को। ये एक्ट है आज हमारे पास। एक तो सिर्फ जजमेंट थी, तो अब तो लेजिस्लेचर भी एक एक्ट देती है। इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं?
दे आस्क फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। प्लीज रिमेंबर गवर्नमेंट टू क्रिएट वेलफेयर स्कीम्स, एक ट्रांसजेंडर काउंसिल भी क्रिएट किया जाएगा। तो ये सारे एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं टुवर्ड्स इंक्लूडिंग देम, उन्हें इंक्लूड करने के लिए एक मेन स्ट्रीम में। बट मेरा एक हमेशा से मानना है, लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन करेक्टिंग द सोसाइटी। सोच के देखो, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं, अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाए। मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सबसे, लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो सोसाइटी को करेक्ट करता है। एक वक्त पहले भी आया था, इंडिया में सती प्रथा थी, एक्सेप्टेबल थी, लॉ ने कहा नहीं, सती प्रथा नहीं होगा, सती प्रथा गलत है, इनवैलिड। बहुत सारे सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन रेज किए, बट कहीं ना कहीं वो सही था। रैशनली अगर आप देखोगे तो आपको सही लगेगा। सोसाइटल नॉर्म्स कांट गवर्न द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दैट इज व्हाट इज नवतेज सिंह जोहर, एंड दैट इज व्हाट इज दिस ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ठीक है, विद दिस आई स्टॉप हेयर। आज हमने क्या बात करी, क्या मैंने आज पढ़ाया, क्या मैंने आपको बताया, मैं कुछ कुछ चीजें आपको सिर्फ आपके दिमाग में याद करवा रहा हूं, थोड़ा मेरे से रिलेट करके। यस और नो आंसर आप सबको ऑनलाइन में भी करना और आपको भी बताना है कि याद है नहीं है। LGBTQIA+ कम्युनिटी का मीनिंग क्लियर हुआ था? पक्का एवरीवन? क्वेयर इज अ कम्युनिटी अदर देन दोज पीपल विच आर रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, क्वेयर इज अ कम्युनिटी दैट इज हैविंग अ norms together, any other category, ठीक है, which is not LGBT में जो कवर नहीं हो रहे थे, ठीक है। Then we came across section 377। क्या लॉ का 377 बेयर एक्ट क्लियर है? पनिशमेंट याद है, imprisonment for life और 10 years और essentials, ये हम लोगों ने पढ़े थे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर किया था। इज द वर्ड अननेचुरल वैलिड? तो मैंने आंसर किया नो, इट इज नॉट valid according to the Indian ancient system that we had, legal system की अगर हम बात करें। Then मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जेंडर न्यूट्रल है? Is it gender neutral? The answer is yes, it is gender neutral. The answer is yes, it is 100% gender neutral. Clear? फिर हम लोगों ने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट जर्नी पर आए हम लोग। 1994 में एक एनजीओ कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तिहाड़ जेल में, जिसे रोक दिया जाता है। वो जाके केस फाइल करता है, डिसमिसल होते रहते हैं। हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में भी केस जाता है नास फाउंडेशन का 2001 में, 2004 में उसे डिसमिस किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस केस को रिकंसिडर करिए। 2009 के अंदर एक जजमेंट पास किया जाता है और यह कहा जाता है कि डीक्रिमिनलाइज करते हैं 377 को। बहुत ही रैशनल जजमेंट दिया गया था। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देता है उस जजमेंट को। 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा जाता है कि ठीक है, वी आर इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स इन थर्ड जेंडर एंड थर्ड जेंडर इन नेचुरल पर्सन्स। मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर, 3 कैटेगरी नेचुरल पर्सन्स की बनाई गई। और फिर केस जस्टिस के एस प्रकाश स्वामी का केस आ जाता है और हमारे सामने उस केस में कहा जाता है कि राइट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इंक्लूडेड इन राइट टू प्राइवेसी। ये दोनों ने हमारे को एक सपोर्टिव इफ आई से बेंच तैयार करके दिया। और लास्ट में हमारे पास नवतेज सिंह जोहर का जजमेंट आया, जिसने पूरा जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का 2009 का जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया और कहा कि लेट्स डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377। और फिर हमारे पास एक 2019 का एक्ट हमारे पास, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जिसमें कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के राइट्स को लिखा गया। नो डाउट अब आज से आगे क्या, 2019 तक तो सर हम आ गए, हमने 1994 से लेकर 2019 25 साल की आज जर्नी देखी है। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा सर? अभी भी इस लॉ में, अभी मैं बड़ी साफ बात बोलूं, इफ आई टेक इट टू द एनालिसिस लेंस, जो मैं एक टीचर हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं इस लॉ को थोड़ा डिटेल में जाके अगर थोड़ा टच करा दूं। आपको आज एक बात बताऊं, इसमें भी आज भी कुछ अनॉमलीज है। एग्जाम्पल 1-2 अनॉमलीज बताता हूं, ज्यादा नहीं। एक अनॉमली इस एक्ट में यह है कि इस एक्ट की जो डेफिनेशन क्लॉज है
उसमें हर कम्युनिटी की हर कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करा गया। देयर इज स्टिल ग्रे एरिया लेफ्ट। जब आप डिफाइन करने जा रहे थे, आप डेफिनेशन में सारे सबको लेके अंदर नहीं आ पाए, तो फिर वो एक्ट उन सब पे अप्लाई नहीं करेगा, तो एक्ट का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मैं डेफिनेशन पूरी दे पाऊंगा तभी तो मैं इस एक्ट के राइट्स सबको दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। तो ये एक्ट की अनॉमली है। फिर एक क्रिटिसिज्म और भी दिया गया इस एक्ट को लेके। जब हम इस ट्रांसजेंडर काउंसिल की बात करते हैं, इसमें टोटल ट्रांसजेंडर सिर्फ 5 रखे गए हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये कहती है, या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ये कहती है बहुत बार कि ये बहुत कम नंबर है, इट इज वेरी लेस नंबर, हमारे नंबर को बढ़ाया जाए ताकि हम, क्योंकि देखो एक बात, जो इफ फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग अ शू, ये शू कहां बाइट कर रहा है, मुझे कहां दर्द दे रहा है, ये मुझे पता है। आप बता सकते हो मेरा शू कहां पे दर्द दे रहा है? नहीं बता पाओगे। सोचो, तो जब तक आप उस कम्युनिटी के ज्यादा मेंबर को इस काउंसिल में इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक ये काउंसिल का फंक्शनिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। सो ये कुछ अनॉमलीज कुछ हैं, बहुत सारी भी हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, बट आज के लिए आई थिंक आई नीड टू स्टॉप एंड आई एम रेडी टू टेक योर डाउट्स इफ यू वांट। दैट्स अ थिंग दैट आई वांट टू पुट अक्रॉस। आपके डाउट्स अगर 2 मिनट तक हैं, 2-3 मिनट तक मैं ले रहा हूं, देख रहा हूं कि आप लोग कुछ कहना चाहें मेरी तरफ से कंटेंट वाइज जो मेरे को था। होपफुली सिंपल थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर मिला होगा आज सेक्शन 377 का, दैट हाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट आई कैन ब्रिंग इन। इसके अंदर बहुत सारे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर किया जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जैसे आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बात किया, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर सकता हूं, लेकिन इट विल टेक टाइम। What is carnal intercourse? Carnal intercourse is an intercourse with anus. That is what sodomy talks about. Any place other than vagina is carnal intercourse. Okay. So Ansh, that's a question that you had for me. Yeah. Any other question that you need to ask? तुम्हारे में ऑफलाइन वालों से पहले शुरू करते हैं। Anybody? हाँ, डाला जा सकता है। अननेचुरल एंड पेनिट्रेशन का मीनिंग, शायद साहब मैंने ये बात शुरुआत में ही बोली थी कि अननेचुरल वर्ड एक तरीके से एक ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है। मैंने आपसे ये लाइन से आज शुरू भी किया था मेरा, अगर आपने सेशन पूरा शायद साहब देखा होगा, कि मैं आ रहा हूं अभी ट्रांससेक्सुअल और इंटरसेक्स पे भी आ रहा हूं आलोक साहब, आपका भी आंसर कर रहा हूं मैं। पहला अननेचुरल का मीनिंग सिंपल सा है कि अननेचुरल, जिसे अगर मैं इस सेक्शन 377 की बनाने की हिस्ट्री पे चला जाऊं, तो तब ये कहा गया कि कोई ऐसी चीज जो नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के खिलाफ है वो अननेचुरल है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज विद अ मैन विद अ वुमन वाज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हिच वाज द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग और प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन, ये माना गया था। तो इसलिए उसे नेचुरल वर्ड कहा गया है, और इसी को अननेचुरल कहा गया कि उसको छोड़ के कुछ भी आप करेंगे तो अननेचुरल है। ये वर्ड यहां से लिया गया था, अननेचुरल का मीनिंग। पेनिट्रेशन का आई होप आपको मीनिंग पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सब लोग 18 की उम्र से ज्यादा होंगे। तो इसके ऊपर पेनिट्रेशन का मीनिंग है कि कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन किसी भी दूसरे पर्सन के जेनाइटल्स को टच कर देगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पेनिट्रेशन। फॉर लीगल डेफिनेशन इफ यू वांट फ्रॉम मी, I will definitely come across the word called transsexual or intersex. Transsexual is a person who changes his sex. That is transsexual. ठीक है? And intersex is a person who is born with a mixed genitalia of male and a female. वो बंदा होता है intersex की कैटेगरी में। ठीक है? क्वीर ग्रुप और प्लस में, देखो क्वीर से भी निकल के प्लस की कैटेगरी में भी जाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्वीर इज मेजरली रिलेटेड टू एलजीबीटी कम्युनिटी, उससे रिलेट करता हुआ है। लेकिन मैंने आपको प्लस साइन के अंदर आज एक एग्जांपल दिया था। आई जस्ट गिव वन एग्जांपल टू यू, वेयर अ बॉय हु इज स्ट्रेट इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसको फीमेल्स ही पसंद है, लेकिन ही लव्स टू वेयर सम काइंड ऑफ झुमकास, सो ही इज नॉट कमिंग इन एनी ऑफ द कैटेगरी स्टेटेड अबव। Maybe he likes to wear likes to dress up in a female way. Now this is not acceptable in the societal norms. A boy wearing a suit
a women's suit is not acceptable in the societal norm. हमारे को तो अजीब ही लगता है, ठीक है ना? तो यहां पर ऐसी कैटेगरीज को प्लस की कैटेगरीज में सिस जेंडर का ही एग्जांपल है सर जो मैं अभी दे रहा हूं. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज वेयर दिस प्लस कैटेगरी कम्स इनटू द पिक्चर. दिस इज वेयर द प्लस कैटेगरी कम्स इनटू द पिक्चर. मुझे ना यहां पे एक एंड कर रहा हूं आप सबके साथ में इस सेशन को. अब पीके का एक सीन मुझे याद आ जाता है. जब पीके साहब सो के उठते हैं और अनुष्का एक पूछती हैं सवाल कि तुम्हारे ग्लोब पे, तुम्हारे गोले पे, ऐसे ही बोला है कि कोई कपड़ा नहीं पहनता है. तो पीके आंसर करता है हाँ नहीं भाई. आमिर खान साहब कहते हैं नहीं मेरे गोले पे तो कोई कपड़ा नहीं पहनता है, कोई कपड़ा पहना ही नहीं जाता है. तो अनुष्का आगे से कहती हैं कि अजीब नहीं लगता है. तो पीके साहब एक कौवे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देखो उस कौवे को, अगर इसको मैं कोट पहना दूं तो कौवा अजीब लगेगा या कपड़े के बिना कौवा ठीक लग रहा है, क्या कहोगे? तो अनुष्का ने देखा कौवे को. अब कौवे को अगर आप आज अभी इमेजिन करें कि कौवे ने निखिल सर का कोट डाला हुआ है, कैसी फीलिंग आएगी? अजीब की नहीं आएगी अजीब? व्हाट आई एम पुटिंग अक्रॉस इन योर हेड इज, मैं क्या आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, नेचर हैज वेरिड फैसेट्स. दिस क्लोथ्स आर मैन मेड. ये हमने बनाए, ये हमारी क्रिएशन. नेचर को एज इट इज एक्सेप्ट करो. नेचर इज वे बियॉन्ड अस. नेचर इज ब्यूटी. नेचर इज ब्यूटिफुल. एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर इज ब्यूटिफुल. ठीक है. सो लेट्स रिकॉग्नाइज इट. Let's recall it. Let's embrace it. Let's enjoy it. And let's respect each and every one of us. With this, I close today's session. Thank you. Hopefully, learning कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. और मुझे भी I had a good time and I really hope that I would in everywhere I want your suggestions and I'm always welcome for your suggestions. So thank you and God bless.